हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी ने भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया क्वेश्चन है, यहां से आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, टाइम नहीं है और टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलिए जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाती है सारी चीज को आप कवर कीजिए, हर एक चीज का रिवाइजिंग कीजिए। ठीक है, यानी हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता या फिर स्थानिक संगठन या फिर मात्रात्मक क्रांति या फिर अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, तो यहां जो मात्रात्मक क्रांति है ये मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता हो गया, स्थानिक संगठन और अन्वेषण के साथ साथ जो वर्णन होती है ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये मानव भूगोल के उपागम होते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस भाषा का यानी किस भाषा परिवार की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, यानी पॉपुलेशन जो है सबसे कम है किस भाषा परिवार की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चीनी तिब्बती जो भाषा है, यानी 4 परिवार बताए गए थे आप लोगों को, टोटल परसेंटेज के साथ आपको बताया गया था। तो चीनी तिब्बती भाषा जो परिवार है इसकी जनसंख्या कम है। कहने का मतलब ये कि ये जो भाषा परिवार है इसको बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे कम चीनी तिब्बती और अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो भारतीय यूरोपीय, यानी भारतीय यूरोपीय भाषा का जो परिवार है ये एक ऐसा परिवार है जिसको जनसंख्या यानी जिसको ज्यादा बोलने में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इसको बोलने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? 2021 का बोर्ड मॉडल को पेपर में क्वेश्चन आया था कि सामाजिक भूगोल का जो उपशाखा है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ जो सामाजिक भूगोल का जो एक ब्रांच दिया है चिकित्सा भूगोल, ये जो है ये क्या है, सामाजिक भूगोल का उपशाखा है, यानी सब ब्रांच जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब ब्रांच जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है कांडला, हल्दिया या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर मुंबई। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू, इसको नहावा शेवा भी बोलते हैं ना, नहावा शेवा जो पत्तन है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये सबसे बड़ा विशालतम कंटेनर है, कंटेनर पत्तन है किसका, इंडिया का यानी भारत का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोलकाता जो पत्तन है वो कौन सा नदी, हुगली नदी पर स्थित है। और ये कोलकाता पत्तन ना यानी हुगली नदी पर जो लुगदी आती है यानी जो गादें जमा हो जाती है, तो ये गादें जो होती है ये पत्तन तक जाने में, ये जो हवाई जहाज होते हैं ये पत्तन तक जाने में काफी रोकते हैं, काफी उनको प्रॉब्लम्स करते हैं। वहां एक तरह से गाद जो होती है समुद्र के यानी हुगली नदी के, वो जहाजों को पत्तन तक जाने तक बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनको रोकते हैं यानी अवरोधक के रूप में वहां कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सारी परेशानी है। ठीक है, जूझते रहना पड़ता है वहां के पत्तन को इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी परेशानियों से। ठीक है, तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछ रहे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोयला जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो चाइना करता है। कौन? चाइना, यानी कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अगर कहवा यानी कॉफी का बोला जाए, चाय का बोला जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। चावल का बोला जाए तो चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। मतलब चाइना जो है बहुत सारी चीज में आगे है। अभी देखेंगे बहुत सारे डेटा अभी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग पैसे में भी आगे है, बहुत सारी चीज में आगे है। ठीक है, जीडीपी में भी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिंगरेनी किसके लिए फेमस है? यानी सिंगरेनी के बारे में आपको पढ़ाया गया था ये किस खनिज के लिए फेमस है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगरेनी जो फेमस है वो कोयला क्षेत्र के लिए। ये जो सिंगरेनी है एक कोयला क्षेत्र है, कहां आता है? झारखंड में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? मानव अधिवास का मतलब ये होता है कि जहां मानव बसते हैं, मानव जहां घर द्वार बसाते हैं, वैसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? मानव अधिवास बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास हैं, तो ये कौन सा मानव अधिवास हो जाएंगे? ये सघन, इन सघन यानी गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण अधिवास जो है सघन है, यानी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है लोगों की जनसंख्या की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण
बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे ये गंगा डेल्टा मैदान, यहाँ जो है क्या ऐसा पर्यावरण है जहाँ परिचित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि किस पर्वत पर टकी यानी सॉरी ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। ऊटी पर्यटक केंद्र जो अवस्थित है वो कौन सा पर्वत में आते हैं? नीलगिरी पर्वत में। नीलगिरी पर्वत में क्या है? ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में नगरीय आबादी की जो जनसंख्या वो कितनी है? नगरीय आबादी की बात की जाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टोटल ग्रामीण आबादी है वो 69% 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ग्रामीण आबादी बोला जाए तो 69%, तो 100% में 69% घटा देंगे तो बचेगा आपका 31%। ठीक है, तो नगरीय आबादी हो जाती है 31%, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। भारत में नगरीय आबादी 31%, ग्रामीण आबादी पूछा जाए तो 69%। ये कब का है? 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये जो डेटा है ये 2011 का है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 क्या पूछ रहा है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट है, उपयुक्त कौन हो जाएंगे? पर्वतीय ढाल या फिर पठार, उच्च पठार या फिर मैदान या फिर वर्षा के क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मैदान। मैदान जो क्षेत्र होते हैं वो कृषि के लिए ज्यादा मतलब उपयुक्त होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैदानी क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि यहाँ कृषि अधिक से अधिक की जाती है, कृषि करने में सुविधा मिलती है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजते हैं, चावल उपजते हैं, तो वहाँ जनसंख्या भी ज्यादा बसना पसंद करती है, लोग वहीं बसना पसंद करते हैं। ठीक है, ढाल वाले इलाका में नहीं बसेंगे क्योंकि वहाँ चावल वहाँ फसल पैदा ही नहीं होगा तो खाएगा क्या इंसान। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ है, सबसे मतलब बड़ा योगदान है? तो ये जो वर्षा है, वर्षा का जबरदस्त हाथ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की जो कृषि है वो भारत जो देश है वो क्या है? वर्षा प्रधान देश है। बट यहाँ की जो ज्यादातर किसान है वो किस पर निर्भर है? सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। तो वर्षा का सबसे बड़ा मतलब योगदान होता है कृषि निर्धारण में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 15, किस फसल की खेती बुआई के समय कम तापमान चाहिए? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए गेहूं की खेती के लिए। और ये जो फसल की जाती है जाड़े के मौसम में, ये जाड़े के मौसम में ये फसल की जाती है। और गेहूं जो आता है आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको मौसम के आधार पर 3 फसल बताए थे, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो ये जो आते हैं रबी फसल के अंतर्गत आते हैं और ये जो धान है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। बाकी जायद फसल के अंतर्गत तरबूज हो गया, यानी ग्रीष्म मौसम में जितने भी फसल होते हैं वो आपका जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? यानी सीढ़ीनुमा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीढ़ीनुमा जो होता है वो सीढ़ीनुमा घर बनाए जाते हैं पहाड़ी ढालों पर। और तो खेती की जाती है ना, चाय की खेती की जाती है पहाड़ी ढालों पर, जो होती है चाय की खेती की जाती है। ये जूट, गन्ना और कपास की खेती के लिए समतल मैदान चाहिए, समतल मैदान। ठीक है, यानी बराबर प्लेन। लेकिन चाय की खेती आप वो पहाड़ी इलाका में होता है, जैसे कि असम के पहाड़ी इलाका है, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है। ठीक है, तो ये जो चाय पहाड़ी ढालों पर उगाई जाती है, की जाती है इसकी खेती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस रांची किस राज्य की राजधानी? क्या हो जाएगी? झारखंड हो जाएगा ना। यानी ये जो है मस्तिष्क का रोग, मतलब जो मस्तिष्क से पीड़ित होते हैं, रांची में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो फेमस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक सोना यानी एयू, जिसको गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जो पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, खदान पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये जो पाए जाते हैं झारखंड में आते हैं। ये क्षेत्र कहां आते हैं? झारखंड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बरौनी जो है क्या हो जाएगी? बरौनी जो है वो क्या है? तेल शोधन कारखाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कच्चे तेल यानी जो पेट्रोलियम होता है उसका शुद्धिकरण होता है और उनको सप्लाई किए जाते हैं मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, मैंने आप लोगों को बताया था कि जीडी के बारे में, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाए थे अपने शासनकाल में। शेरशाह सूरी ने बनाए थे अपने शासनकाल में, अपने शासन को, अपने क्षेत्र को कंट्रोल में रखने के लिए। जीडी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कहां से कहां तक, यानी अमृतसर से, यानी कोलकाता या सॉरी अभी तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद से लेकर मतलब कलकत्ता तक था। ठीक है, लेकिन अभी जो है अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। ठीक है, ये शहर है। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक NH1,
ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NH2, ये इसको दो पार्ट में बांट दिया जीटी को, ठीक है। तो NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जो है ये कहां से कहां तक, दिल्ली से कोलकाता तक। तो दिल्ली से कोलकाता आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में 22 क्या क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण रेल मंडल का जो मुख्यालय वो कहां है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, चेन्नई में। कहां, दक्षिण रेल मंडल, तो इसका हेडक्वार्टर कहां, चेन्नई में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन में 23 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी सबसे अधिक संख्या में लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य हो जाएंगे, कौन सा राज्य हो जाएंगे, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र में, यानी राजधानी मुंबई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 24 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या अधिक है, ठीक है। कौन सा नगरीय समूह, तो नगरीय समूह देखिए आपको कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर दिया गया है, उसके बाद आपको दिल्ली दिया गया। तो ये जो नगरीय समूह है ये कौन सा समूह हो जाएंगे, मुंबई हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि अप्रवासी की संख्या, जैसे ये क्वेश्चन आया सेम टू सेम क्वेश्चन आपका, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा कि अप्रवासी सबसे ज्यादा कहां आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, मुंबई में अप्रवासी का मतलब होता है लोग आकर के बस जाते हैं काम धंधा के तलाश में या फिर रोजगार करते हैं। तो नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या फिर अप्रवासी जनसंख्या जो किसमें हो जाएगा, वही किसमें हो जाएगा, नगरीय समूह यानी मुंबई में हो जाएगा ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 25 निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रवास का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। प्रतिकर्षक कारक जो आता है ये प्रकृति का तरफ से आता है, और अपकर्षक कारक जो होता है वह जैसे कि उच्च वेतन, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, ये जो है क्या है, अपकर्षक कारक है। और ये आदमी को जो होता है आकर्षित करता है। अपकर्षक कारक मानव को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षक कारक प्रकृति का तरफ से आता है। प्रतिकर्षक कारक का जो एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सब प्रतिकर्षक कारक है। तो यहाँ जो प्रतिकर्षक कारक है ये चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा, ये आपका अपकर्षक कारक है, या प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 26 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। प्रतिकर्षक कारक कौन नहीं होंगे, तो यहाँ जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है ये गृह प्रेम भी आपका प्रतिकर्षक कारक नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों प्रकृति की तरफ से आता है। जल अभाव, जल की कमी अगर हो जाए, जल की कमी को कौन किसके कारण होता है, जल की कमी प्रकृति का एक ये है ना, मतलब खेल है, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सब आपका क्या है, प्रतिकर्षक कारक है, ठीक है। और ये जो गृह प्रेम है ये प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है। तो ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय पुरुष प्रधान। पुरुष लोग क्या करते हैं, ग्राम से यानी बस्ती से, ग्राम से होकर के कहां जाते हैं, नगर की ओर जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं रोजगार की तलाश के लिए, काम करने के लिए। तो उनका जो धारा हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है। चेन्नई पत्तन जो किस प्रकार का पत्तन है, कृत्रिम, प्राकृतिक, नदी तटीय या फिर नदबोक। तो मैंने आप लोगों को बताया था चेन्नई पत्तन के बारे में, ये जो कृत्रिम पत्तन है यानी आर्टिफिशियल इनको बनाया गया है, ये कोई प्राकृतिक पत्तन नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है कि भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ जो है वो कौन सा। मैंने आप लोगों को बताया पेट्रोलियम पदार्थ। क्यों, क्योंकि भारत के पास पेट्रोलियम का कमी है, पेट्रोल का कमी है। अभी सिर्फ असम का डिगबोई है, उसके बाद मुंबई हाई है। इसके अलावा कोई तीसरा कोई खदान नहीं है जो भारत को मतलब ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम क्या करे, प्रोवाइड करे, पेट्रोलियम मतलब उपलब्ध कराए, ठीक है। तो पेट्रोलियम का कमी है। अभी मतलब ईरान से लेकर भाई पाकिस्तान से लेकर अभी पाइपलाइन बनाने का काम मतलब प्रोजेक्ट सोच विचार हो रहा है। तो यहाँ क्या ये पाइपलाइन क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों को वहां से यहाँ लेके आना पड़ेगा, यहाँ से वो सस्ता पड़ेगा लाने के लिए, ठीक है। तो सस्ता पड़ेगा तो अभी वो उस पर विचार हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत के पास पेट्रोलियम का कमी है, तो पेट्रोलियम पदार्थ नहीं बनेंगे ना, पेट्रोलियम का कमी है। तो ये जो मंगाए जाते हैं बाहर देश से ये मंगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 मेरा कवर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा 30 क्या पूछा कि भिलाई किस वर्ग का है। भिलाई जो है किस वर्ग का, भिलाई जो क्षेत्र है ये किस वर्ग में आते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये आते हैं आपका औद्योगिक नगर, किस औद्योगिक नगर, भिलाई क्या है औद्योगिक नगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां अवस्थित है। तो ये जो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहां अवस्थित है, ये कर्नाटक में। कहां, कर्नाटक में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क उद्योग की केंद्र है, ठीक है। तो लौह अयस्क उद्योग का केंद्र कौन सा हो जाएगा 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राउरकेला। ये क्या है, लौह अयस्क उत्पाद केंद्र है, उद्योग केंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो मैंने आप लोगों को बताया इसी वीडियो में, सबसे ज्यादा अगर चाय का उत्पादन करता है तो चाइना करता है, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो चाइना करता है, और सारे कहवा का यानी जूट, हाँ ना, रेशम का अगर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो चाइना करता है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखेंगे, चाइना सबसे आगे है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कायरा की निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। ग्रामीण अधिवास में कौन सा कृषि कार्य होते हैं, और कृषि कार्य को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, प्राथमिक कार्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्तन दहन कृषि, सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं, ठीक है। आदिम जाति जो लोग करते थे, निर्वाह का मतलब तो
गुजर बसर, और आदिम का मतलब होता है पुराने जमाने के लोग जो जंगल में रहते थे। तो पुराने जमाने के लोग जो जंगल में रहते थे वो अपने गुजर बसर के लिए जो खेती करते थे, जो कृषि करते थे, उसी को क्या कहेंगे? आदिम निर्वाह कृषि। इसी को कर्तन दहन कृषि कहते हैं, क्योंकि जंगल को जला करके, दहन का मतलब होता है जलाना, कर्तन का मतलब होता है एक तरह से प्रोसेस करना। तो ये होता है जंगल को जला करके खेती करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बी करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्या पूछ रहा है कि अनुमान तक किस वर्ष की भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। यानी एक तरह से अनुमान लगाया गया है, यानी एक गेस किया गया। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन गेस किया गया कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तो इसको 2036 तक, कब तक? 2036 तक ये अरब लग, एक तरह से रिजल्ट मतलब अनुमान लगाया गया कि आबादी जो होगी वो 2 अरब हो जाएगी, यानी जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 37, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो भारत में विशालतम जो भाषाई समूह वो कौन सा हो जाएंगे? भारतीय आर्य, भारतीय आर्य। ठीक है, यानी भारतीय आर्य, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्टनेस हो जाएगा। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, लोएस्ट मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है। तो लोएस्ट जो मैदान होते हैं किस प्रकार का घर पाया जाता है इसमें? तो ये जो पाया जाता है गुफा टाइप का घर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन नियोजित नगर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैनबरा का जो विकास हुआ है, ये योजना ला करके, प्रोजेक्ट ला करके तब कैनबरा का विकास किया गया। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे नियोजित नगर हो जाएंगे। चंडीगढ़ हो गया, ये आपका प्रशासनिक नगर है। जमशेदपुर हो गया, ये आपका औद्योगिक नगर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। कैनबरा जो है वो क्या है? नियोजित नगर है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 40, अधिवास की लघुत्तम इकाई जो वो क्या है। तो अधिवास मतलब अधिवास का मतलब होता है लोगों का बसना, यानी लोगों की जो बस्ती होती है, जो मतलब ग्रामीण होते हैं, जो टोले होते हैं, तो उसको जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहेंगे? पल्ली कहते हैं। पल्ली में 2-4 घर होते हैं, 2-4 फैमिली होता है, ज्यादा घर नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया सीढ़ीनुमा, पर्वत में जो मैदान तो नहीं है ना, तो पूरा प्लेन एकदम घर बनाया जाएगा, तो सीढ़ीनुमा टाइप का घर बनाया जाता है पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 42, ओपेक यानी ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मैंने आप लोगों को बताया था जकार्ता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। ठीक है, तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियना में इसका, यानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए बाय मिस्टेक हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 43, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग होती है। डंपिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में अगर कोई सामान बना तो उसका लागत लगा 15 रुपये। ठीक है, ये सामान यहाँ श्रीलंका अगर जाएगा तो यहाँ 20 रुपया में बिकेगा। यही सामान वहाँ अगर अमेरिका में जाएगा तो वहाँ डायरेक्ट 30 रुपया में बिकेगा। कहने का मतलब ये कि अमेरिका ज़्यादा दूर है, तो यहाँ से ये सामान को 15 रुपये वाला सामान को लेके जाने में जितना खर्च लगा, तो वो सारा खर्च तो इस पर बैठेगा ना, तो वहाँ जाकर के इसका दाम बढ़ गया। यहाँ 15 रुपया वाला सामान यहाँ लेकर के श्रीलंका गए बेचने के लिए, तो दूरी कम है तो कम खर्चा पड़ा, यानी भाड़ा कम लगा तो कम यहाँ दाम होगा ना। तो यहाँ जो यही जो दाम में अंतर है, यहाँ 30 रुपया हो गया, यहाँ 20 रुपया, यही जो है एक वस्तु का मूल्य एक जगह जाकर के अलग, दूसरा जगह जाकर के और अलग। ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो इसी को कहते हैं डंपिंग। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये चीज होता है। ठीक है, तो आपका ये सही है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग किया जाता है डंपिंग का। व्यापार संतुलन भी प्रयोग किए जाते हैं। मुक्त व्यापार करने का मतलब यह हुआ कि फ्री ट्रेड, यानी एक देश दूसरे देश से खुल करके व्यापार करे, पूरा फ्री होकर के। अगर टैक्स देना भी होता है तो सरकार को कम टैक्स देना होता है। ठीक है, यानी सरकार का तरफ से कोई झोल नहीं, कोई मतलब रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चीज इस्तेमाल किए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे। जहां आपको लगता है कि नहीं हमको ये पॉइंट याद नहीं है, तो ये आप क्या करेंगे, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन क्या करा कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था वो सबसे अधिक था। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या जो था वो सबसे ज्यादा था। यानी निवास के आधार पर, रहने के आधार पर जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा गया ना। नगरीय जनसंख्या आपका होता है ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 2011 में था आपका 69%, नगरीय जनसंख्या था 31%। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 45, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 102.8 करोड़, यानी पॉसिबल अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 103 करोड़। ठीक है, तो 102 करोड़ थी 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ये सब कुछ जो होता है 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो आबादी थी वो कहाँ थी, तो यूपी में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। 46, 2006 के शुरुआत में भारत में मिलियन सिटी जो थे कितने थे। मिलियन सिटी किसको कहते हैं, जहां 10 लाख जनसंख्या, क्या कितना 10 लाख, यानी 10 to the power 6
पॉपुलेशन जनसंख्या निवास करती है जिस सिटी में, जिस शहर में, उसको कहते हैं मिलियन सिटी। तो 2006 की शुरुआत में जो मिलियन सिटी की जो संख्या थी भारत के पास वो 42, कितना 42 यानी 46 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन है? ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा कारक हो जाएंगे, कौन सा फैक्टर? ये हो जाएंगे तकनीक, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी प्रकृति और मानव के बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित कर दिया है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक का फैक्टर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? संबंध मूल आवश्यकता, परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या फिर वस्त्र उद्योग। तो ये जो हो जाएंगे 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कृषि के बिना आदमी रह सकता है, अगर खेती नहीं करेंगे तो आदमी जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, गृह निर्माण, बिना घर का अगर आदमी कहाँ रहेगा? घर नहीं रहेगा तो जाकर के जंगल में रहेगा, वहां अगर जाके रहेगा तो वहां फिर जानवर वगैरह खा लेंगे उनको। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, यानी मूल आवश्यकता। ठीक है, वस्त्र उद्योग, आदमी को कपड़े पहनना जरूरी है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, या फिर कभी खूब ठंड चल रहा है, तो कपड़े अगर नहीं होंगे तो आदमी रह पाएंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है, मानव की मूल आवश्यकता है। परिवहन, हाँ, अगर परिवहन का मतलब होता है गाड़ी, मतलब जो भी रेलगाड़ी, बस वगैरह होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, जो साधन होते हैं, क्या पैदल नहीं जा सकते इंसान? पैदल जाएंगे तो क्या उनकी जरूरत पुरानी हो जाएगी? तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज मूल आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन तृतीय सेवा नहीं है? तृतीय सेवा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन और विनिमय आते हैं। उत्पादन और विनिमय, ये क्या है? आपका तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, विनिमय के अंतर्गत तीन चीज मैंने आप लोगों को बताया था, संचार, व्यापार और परिवहन। ठीक है, संचार, व्यापार और परिवहन। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा तृतीय सेवा के अंतर्गत नहीं जो आते हैं ना, वो नीति निर्धारण। ये नीति निर्धारण आपका चतुर्थ क्रियाकलाप है और पंचम क्रियाकलाप है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप आपको व्यापार दिया है, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, उत्पादन प्लस विनिमय, ये जो आपका तृतीय क्रियाकलाप है, टर्सरी एक्टिविटी है। विनिमय में परिवहन आते हैं, व्यापार आते हैं, आपका संचार आते हैं। तो आपको यहाँ क्या दिया? व्यापार दिया है, एक तो दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप याद रखें नहीं रखें, वो आपकी दायित्व बनती है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, तो हाँ, अंत में आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।